आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आगे अध्ययन करते हुए इसके कार्यकरण, इसके उधार देना, उधार लेना, विनिमय दरों और इसकी उपलब्धियों, असफलताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कोष के कार्यकरण का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के तहत कर सकते हैं। प्रथम बिंदु हम लेते हैं वित्तीय संसाधन, कोष के फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी में सदस्य देशों का कोटा, सोना बेचने से प्राप्त राशि GAB तथा सदस्य देशों से उधार शामिल हैं। GAB का मतलब है जनरल अरेंजमेंट्स टू बोरो। कोष की उधार की सामान्य व्यवस्थाएं। सदस्य देशों का कोटा और उनका निर्धारण। कोष के सदस्य के आवंटित कोटे के आधार पर कोष का एक सामान्य लेखा होता है। जब कोई देश इस कोष में शामिल होता है तो उसका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, जो उसके अंशदान की मात्रा, मताधिकार और निकासी अधिकारों को निर्धारित करता है। जब IMF बनाया गया था तब प्रत्येक देश के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने कोटे का 25% स्वर्ण के रूप में रखे, जिसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। अब यह अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्तियों में दिया जाता है। कोटा का शेष 75% भाग देश की अपनी करेंसी में अदा कर दिया जाता है। कोष की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर 5 वर्ष के बाद कोटे का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। परंतु कोटा तभी बढ़ाया जा सकता है जब कोष के सदस्यों की कुल मतदान शक्ति के 85% बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। जब मार्च 1947 में कोष ने कार्य करना शुरू किया तब कुल कोटे $7.6 बिलियन थे, जो 30 अप्रैल 1994 को कोटा के 10वें सामान्य पुनरीक्षण तक बढ़ाकर SDR 146 बिलियन कर दिया गया। यह वृद्धि सदस्यों के कोटे में 50% वृद्धि करके की गई है। 11वां पुनरीक्षण, जो मार्च 1998 में कार्यान्वित हुआ था, के अंतर्गत कोष के कोटे का 45% बढ़ाकर SDR 212 बिलियन कर दिया गया। इस प्रकार कोष के एक मेंबर देश का कोटा उस कोष को अंशदान संसाधनों की भारी राशि सदस्य देशों के कोटा अंशदानों से प्राप्त होती है। उसकी सापेक्ष वोट देने की शक्ति, SDRs का आवंटन और कोष से उधार लेने की सीमा को निर्धारित करता है। एक सदस्य की वोट देने की शक्ति प्रत्येक सदस्य के 250 मूल वोट देने के अतिरिक्त हर SDR 1 लाख के लिए वोट पर आधारित है। जब कोई नया मेंबर कोष में शामिल होता है तो उसे कोटा प्रदान किया जाता है, जिससे कोष के कुल संसाधनों में वृद्धि होती है। आगे का बिंदु है कोष का उधार लेना। कोष किस तरह से उधार प्राप्त कर सकता है। कोटा अंशदानों के अतिरिक्त IMF सदस्यों को सोना बेचकर अपना कोष बढ़ा सकता है। यह सरकारों, केंद्रीय बैंकों अथवा औद्योगिक देशों की निजी संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय परिशोधन बैंक से और सऊदी अरब जैसे OPEC देशों से भी उधार लेता है। कोष उधार की सामान्य व्यवस्थाओं, जनरल अरेंजमेंट्स टू बोरो GAB के अंतर्गत अपने 11 औद्योगिक सदस्यों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा सामना करने के लिए उधार लेता है। अक्टूबर 1962 को GAB प्रारंभ हुआ और उसको कई बार बढ़ाया गया। दिसंबर 1983 में इसके साझेदारों और कोष के बीच समझौते के तहत इसके विस्तार और पुनरीक्षण से कोष की उधार देने की क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु इसके SDR 6.4 बिलियन से बढ़ाकर
वर्तमान राशि SDR $17 बिलियन कर दी गई। गैप को 26 दिसंबर 1993 से 25 दिसंबर 1998 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। IMF की उधार की नई सामान्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत $25 बिलियन विकसित देशों द्वारा उधार स्वीकृत किया गया है। अब है कोष का उधार देना, फंड लैंडिंग। कोष अपने सदस्यों को अपने संसाधन उधार देने की अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। कोष की ओर से सदस्यों को उधार उनके चालू खाते में भुगतान शेषों के असंतुलनों को वित्त अस्थायी सहायता के लिए दिया जाता है। यदि किसी सदस्य की कोष के पास राशि उसके कोटा से कम है तो यह रिजर्व भाग कहलाता है। वह देश कोष को आवेदन देकर अपनी भुगतान शेष आवश्यकताओं के लिए अपने आप रिजर्व में से 25% तक निकाल सकता है। उसे इस प्रकार के निकासों पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, परंतु राशि 3 से 5 वर्ष के भीतर लौटानी पड़ती है। कोई सदस्य इसके बाद भी अपने शेष कोटा में से 4 किश्तों में अपना कोटा का 25% निकाल सकता है। ऋण भागों में से निकास शर्तपूर्ण होते हैं क्योंकि सदस्यों को कोष को संतुष्ट करना पड़ता है कि वे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक विकास प्रोग्राम अपना रहे हैं। भुगतान शेष की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए ऋण भाग के अंतर्गत कोष के संसाधनों के कुल निवल प्रयोग में से अपने कोटा के 300% तक पर निकाल सकते हैं। ये सीमाएं CCFF, BSAF, SAF, STF और ESAF के अंतर्गत लागू नहीं होती। इस समय प्रशासनिक मंडल ने समर्थित और विस्तृत वित्त पोषक प्रबंधों को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास रखा हुआ है। इस सीमा तक उधार स्वीकृत किए जाते हैं यदि एक देश अपने भुगतान शेष असंतुलनों को ठीक करने तथा अपनी अर्थव्यवस्था का समायोजन करने के लिए विशेष तौर से प्रयत्न कर रहा है। 1960 के दशक से बैंक ने अपने सदस्य के लिए अनेक ऋण सुविधाएं निर्मित की हैं। इन सुविधाओं से कर्ज ऋण भागों से भिन्न हैं तथा दीर्घ अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं। ये सुविधाएं निम्नलिखित हैं। पहली है बफर स्टॉक वित्त पोषक सुविधा। BSFF बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी। सदस्य देशों के वस्तु बफर स्टॉक के वित्त की व्यवस्था करने के लिए बफर स्टॉक वित्त पोषक सुविधा 1969 में स्थापित की गई थी। यह सुविधा उधार लेने वाले सदस्य के कोटा के 30% के बराबर तक है। पुनः क्रय 3.25 से 5 वर्षों में किए जाते हैं, परंतु सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह अपने देश के भीतर वस्तु कीमतें स्थिर करने में कोष को सहयोग प्रदान करे। द्वितीय है विस्तृत वित्त पोषक सुविधा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF। यह भी एक विशिष्ट सुविधा है जो 1974 में बनाई गई थी। EFF के अंतर्गत सदस्य देशों को कोष इस उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करता है कि वे अपेक्षाकृत लंबी अवधियों के अपने भुगतान शेष घाटों को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है पूरक वित्त पोषक सुविधा। सप्लीमेंट्री फाइनेंशिंग फैसिलिटी SFF। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका उद्देश्य था सदस्य को विस्तृत या उद्यत प्रबंधों के अंतर्गत पूरक वित्त पोषक व्यवस्था प्रदान की जाए ताकि वे अपने उन गंभीर भुगतान शेष घाटों को पूरा कर सकें जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं और उनके कोटों की तुलना में बहुत अधिक हैं। चौथा है संगठनिक समायोजन सुविधा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कोष ने मार्च 1986 में दरिद्रतम विकासशील देशों को रियायती समायोजन प्रदान करने के लिए SAF की स्थापना की।
इसके अंतर्गत उन्हें भुगतान शेष समस्याओं को सुलझाने तथा मध्य अवधि समष्टि आर्थिक एवं संगठनिक समायोजन प्रोग्रामों को कार्यान्वित करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्धित संगठनिक समायोजन सुविधा, एनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ESAF। कोष ने दिसंबर 1987 में SDR 6 बिलियन के संसाधनों से निम्न आय देशों की मध्य अवधि के वित्त पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ESAF की स्थापना की। अगला है क्षतिपूरक एवं आकस्मिकता वित्त पोषक सुविधा, कंपनसेटिंग एंड कंटिजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, CCFF। क्षतिपूरक एवं आकस्मिक वित्त पोषक सुविधा अगस्त 1988 में निर्मित की गई थी। इसका उद्देश्य आयातित अनाज की लागतों में अस्थायी कमियों या आधिक्य के लिए समय पर क्षतिपूर्ति प्रदान करना है, जो सदस्यों के नियंत्रण के बाहर कारकों के कारण होती है। और आकस्मिक वित्त पोषक का उद्देश्य बाह्य झटकों के होने पर कोष समर्थित समायोजन प्रोग्रामों की गति कायम रखने के लिए सदस्यों को सहायता करना है, जो सदस्यों के नियंत्रण के बाहर होते हैं। सातवां है व्यवस्थित रूपांतरण सुविधा, सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी, STF। अप्रैल 1993 में कोष ने रूस तथा अन्य केंद्रीय एशियाई गणतंत्रों के लिए एक विशेष व्यवस्थित रूपांतरण सुविधा स्थापित की, जिसमें $6 बिलियन निश्चित किए गए। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए स्थापित की गई है जिन्हें व्यापार और भुगतान व्यवस्थाओं में गड़बड़ होने के कारण तीव्र भुगतान शेष संकट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपात संरचनात्मक समायोजन ऋण, एमरजेंसी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन्स, ESAL। 1999 के प्रारंभ में कोष ने एशिया और लैटिन अमेरिका के वित्तीय संकट से ग्रस्त देशों के लिए सहायता के लिए ESAL सुविधा स्थापित की है। इसके अंतर्गत ऐसे देशों को कोष की साधारण ब्याज दर से 3 से 5% अधिक दर पर अल्पकालीन ऋण शीघ्रतम दिए जाएंगे, जिनकी वापसी भी अल्पकालीन समय में होगी। कोष के कार्यकरण में इसका अगला कार्य है विनिमय दर। मूल समझौते में यह प्रावधान था कि प्रत्येक सदस्य देश का सममूल्य स्वर्ण अथवा नियत भार एवं विशुद्धता को अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाए। इसके मूल में निहित विचार यह था कि सुव्यवस्थित प्रति दर वाली स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली बनाई जाए, परंतु कोष को विवश होकर विनिमय दरों में वे परिवर्तन स्वीकार करने पड़े जो सममूल्य से ±1% से अधिक नहीं थे। इसके आगे यदि ±1% परिवर्तन और करना हो तो कोष की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। 1971 से इन प्रावधानों में परिवर्तन कर दिए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली स्थिर विनिमय दरों से हटाकर लचीली विनिमय दरों पर आ गई। नई प्रणाली के अंतर्गत सदस्य देशों के लिए आवश्यक नहीं कि वे स्वर्ण या डॉलर के साथ सममूल्य बनाए रखें और स्थापित करें। कोष का सदस्य देशों की विनिमय दर समायोजन नीतियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु वह विनिमय दर से संबंधित समस्या को हल करने हेतु किसी भी सदस्य देश को सलाह दे सकता है। आगे है अन्य सुविधाएं। IMF अपने सदस्य देशों को विभिन्न प्रकार की परामर्श सहायता देता है। यह भुगतान शेष एवं विनिमय दर से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने विशेषज्ञ दल ऐसे देशों में भेजता है जो स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट में मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य उपाय सुझाते हैं। कोष ने सदस्य देशों की बैंकिंग और फिस्कल समस्याओं को सुलझाने हेतु 3 पृथक विभाग स्थापित किए हुए हैं। प्रथम केंद्रीय बैंकिंग सेवा विभाग, सेंट्रल बैंकिंग सर्विस डिपार्टमेंट है, जो सदस्य देशों को उनकी केंद्रीय बैंकों के कार्यकरण और प्रबंधन से संबद्ध विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करता है। ऐसी सेवाएं विकासशील देशों को विशेष रूप से उनकी बैंकिंग प्रणाली में सुधार और अधिनियम बनाने के लिए भी दी जाती है। दूसरा फिस्कल मामले विभाग, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट हैं, जो सदस्य देशों को राजकोषीय समस्याओं के बारे में परामर्श देता है। तीसरा IMF संस्थान हैं, जो विभिन्न सदस्य देशों विशेषकर अल्पविकसित देशों के कर्मचारियों के लिए मौद्रिक, राजकोषीय, बैंकिंग, विनिमय तथा भुगतान शेष विषयक नीतियों पर अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है।
इसके अतिरिक्त कोष का रिसर्च विभाग वर्ष में अनेक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें विभिन्न नीति विषयक सामग्री होती है। इन प्रकाशनों में IMF वार्षिक रिपोर्ट और IMF स्टाफ पेपर्स महत्वपूर्ण हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो निम्न प्रकार हैं। IMF की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहली, सुरक्षित कोष की स्थापना। मुद्रा कोष के प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का एक बड़ा भाग अपनी मुद्रा में जमा करना पड़ता है। इससे मुद्रा कोष के पास सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का अच्छा सुरक्षित कोष बन गया है। विदेशी मुद्रा के इस स्टॉक से मुद्रा कोष सदस्य देशों की विदेशी मुद्राओं की मांग को पूरा कर सकता है। यदि किसी देश की मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम हो जाती है तो उस मुद्रा कोष उसे दुर्लभ मुद्रा स्कार्स करेंसी घोषित कर देता है तथा उसका नियंत्रित मात्रा में सदस्य देशों में वितरण करता है। दूसरा, विदेशी व्यापार का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पर्याप्त विस्तार हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसने सदस्य देशों की भुगतान संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से पहले विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते थे, किंतु मुद्रा कोष की स्थापना के बाद विदेशी विनिमय दरों में पर्याप्त स्थिरता रही है। चौथा है, भुगतान शेष असंतुलन में सुधार। मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन में उत्पन्न अल्पकालीन असंतुलनों को दूर करने के लिए सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। पांचवा, मुद्रा अवमूल्यन पर रोक। मुद्रा कोष की स्थापना के पहले विभिन्न देशों ने अपने निर्यात में वृद्धि करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लिया था। इससे प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रा अवमूल्यन में बहुत वृद्धि हो गई थी, किंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से इसमें उल्लेखनीय रोक लगी है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज कोई भी सदस्य मुद्रा कोष से सहमति लिए बिना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकता। अगला है, घरेलू आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। मुद्रा कोष सदस्य देशों के घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मुद्रा कोष द्वारा विनिमय दर के निर्धारण में प्रतिबंधित लोचशीलता मैनेज्ड फ्लेक्सिबिलिटी की नीति अपनाने से सदस्य देशों को अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार विनिमय दरों में परिवर्तन करने का अधिकार मिल गया है। नेक्स्ट, तकनीकी सहायता एवं वित्तीय परामर्श। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से सदस्य देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए तकनीकी सहायता एवं विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण वित्तीय परामर्श प्राप्त होते हैं। आगे है स्वर्णमान के लाभ। यद्यपि विश्व में स्वर्णमान तो समाप्त हो चुका है, किंतु मुद्रा कोष की स्थापना से स्वर्णमान को अपनाए बिना भी इसके लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मुद्रा कोष की नई व्यवस्था कम खर्चीली किंतु अत्यधिक लोचशील है। प्रोफेसर होम ने मुद्रा कोष के महत्व को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक कहा है। अगला है, बहुमुखी भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन। मुद्रा कोष की स्थापना के विश्व के देशों के बीच बहुमुखी व्यापार एवं भुगतान प्रणाली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की असफलताओं की विवेचना करते हैं। इसमें प्रथम बिंदु है सीमित क्षेत्र। मुद्रा कोष मुख्य रूप से सदस्य देशों के चालू लेन देनों में उत्पन्न होने वाली विदेशी विनिमय की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्पकालीन सहायता देता है। यह युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण नहीं देता और न ही पूंजी के आयात निर्यात के लिए कोई सहायता देता है। अतः कोष का क्षेत्र सीमित है। सेकंड, कोटे का निर्धारण वैज्ञानिक नहीं। सदस्य देशों के कोटे का निर्धारण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया गया है। सदस्य देशों के कोटे का निर्धारण करते समय अमेरिका एवं इंग्लैंड के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा की गई है। इसलिए इन दोनों देशों का मुद्रा कोष के कार्यों में अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। तीसरा है विभेदात्मक नीतियाँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का व्यवहार पिछड़े एवं विकासशील देशों के प्रति उदार एवं सहयोगपूर्ण नहीं है।
इसका कार्य मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य धनी देशों के निर्देशानुसार होता है, इसलिए इसकी धनी व्यक्तियों का क्लब कहकर आलोचना की जाती है। चौथा, विनिमय नियंत्रण को समाप्त करने में असफल। मुद्रा कोष का एक प्रमुख उद्देश्य विनिमय नियंत्रण को समाप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, किंतु वर्तमान में अमेरिका जैसे विकसित देश भी अपने भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाए रखने के लिए संरक्षण व्यापार नीति को अपनाए हुए हैं। पाँचवा, विनिमय स्थिरता सफल नहीं। सदस्य देशों की मुद्राओं को उनकी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फ्लोट करने के लिए छोड़ दिए जाने के कारण कोष का विनिमय स्थिरता बनाए रखने का उद्देश्य समाप्त हो गया। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित कोई संयुक्त रूप से चालित और आधारित विनिमय दर की प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट है बहुमुखी विनिमय दर समाप्त करने में विफल। मुद्रा कोष का एक प्रमुख उद्देश्य बहुमुखी विनिमय दरों को समाप्त करना था, किंतु विश्व के अनेक देश अपने आयात निर्यातों में विभिन्न प्रकार की विनिमय दरें अपनाते हैं। इससे कोष का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है विकासशील देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं। मुद्रा कोष के सदस्य देशों में से 90% देश विकासशील हैं। ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं। इन्हें कोष में कुल 38% मताधिकार प्राप्त है, जबकि विकसित राष्ट्रों का मताधिकार 62% है। इसलिए कोष में निर्णय विकसित देशों के हित में होते हैं तथा विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा होती है। नेक्स्ट है विकासशील देशों के लिए अपर्याप्त साधनों की व्यवस्था। विकासशील देशों को आर्थिक विकास एवं पुराने ऋणों के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, तथा विकासशील देशों की ऋण संबंधी मांग बहुत अधिक है, किंतु उन्हें मुद्रा कोष से जो ऋण प्राप्त होता है वह उनकी आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है। नेक्स्ट है शर्तबंदी कोष। मुद्रा कोष ने पिछले 4 दशकों में शर्तबंदी प्रथाएं चला दी हैं। कोष से उधार लेने वाले देश को वे शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। यह ऐसी शर्तें रखता है जिन्हें स्वीकार करने पर विकासशील देशों की राजनीतिक प्रभुता खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट है ऊंची ब्याज दर। इन शर्तों के अलावा कोष ऋण पर ऊंची ब्याज दर भी लेता है, जिससे ऋणी देशों पर बहुत दबाव पड़ता है। आगे गौण कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संबंधों में कोष प्रमुख भूमिका निभाने के बजाय गौण कार्य करता रहा है। यह अल्पावधि ऋण प्रबंधों के लिए कम सुविधाएं प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप प्रमुख 10 विकसित देशों के वर्ग के केंद्रीय बैंकों ने आपस में विनिमय प्रबंध कर लिए हैं। इन विनिमय प्रबंधों से यूरोपीय करेंसी बाजार की वृद्धि हुई है। इनसे कोष का महत्व घट गया है। अगला अंतिम बिंदु है एशियाई संकट और कोष। पूर्व एशिया के 5 देशों फिलीपीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में आकस्मिक और अप्रत्याशित आर्थिक संकट ने IMF की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने वर्तमान विश्व आर्थिक संकट के लिए IMF को दोषी ठहराया, क्योंकि यह आंतरिक रूप से मार्केट में ऋणों, सब्सिडियों या करों द्वारा सरकारी हस्तक्षेप और बाहरी तौर से IMF और अन्य एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप के कारण हुआ। इन समस्त आलोचनाओं के बावजूद भी IMF अपने आप को बदलती अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में पर्याप्त रूप से लचीला रहा है।